तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के नाम से इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत में आपके पास चैप्टर दिया हुआ है। वहाँ पे इस चैप्टर से रिलेटेड यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, सीएपीएफ में या एनडीए में जो भी क्वेश्चन पूछे हैं वो मैं आपको एक ही जगह और उसके शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और साथ ही साथ जो मैंने शॉर्ट नोट्स आपके लिए प्रिपेयर किए हैं, जिससे आपके हर क्वेश्चन, वो भले ही किसी भी एग्ज़ाम में पूछा गया हो, वो सारे बन जाएंगे। वो भी मैं आपको पैरेलली दिखाता चलूँगा। और सिर्फ प्रीलिम्स ही नहीं, यहाँ पे अगर मेंस का कोई क्वेश्चन है तो वो भी मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप इन शॉर्ट नोट्स के थ्रू सॉल्व कर सकते हो। चलिए, सबसे पहले 2023 यूपीएससी प्रीलिम्स सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का हम क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देखो, बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डेजिग्नेटेड एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, मैं इसे बहुत ही ईजी बोलूँगा, क्योंकि दोस्तों याद करो कि जब हम चार्टर एक्ट 1813 को पढ़ रहे थे, हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था ट्रेड मोनोपोली ख़त्म नहीं होती है चाय और चीन में। हमने पढ़ा था वेस्टर्न एजुकेशन स्प्रेड होती है, अर्बन लोकल बॉडी टैक्सेस इम्पोज कर सकती है। मगर इसके ऊपर जब हम गए थे तो हमने याद करो पढ़ा था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन चुका है। इसी के साथ जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उसमें सारी ताकत दी जा चुकी है, सिविल और मिलिट्री पावर। तो इस एक्ट ने पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच हैव अथॉरिटी ओवर एंटायर टेरिटोरियल एरिया विच इज़ पजेस्ड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया कहा। और यहाँ पे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। हमने ये बात पढ़ी हुई है। यहाँ पे हमने ये भी पढ़ा है कि जो बॉम्बे के गवर्नर और मद्रास के गवर्नर हैं, उनसे लेजिस्लेटिव पावर ले ली जाती है और वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास दे दी जाती है। तो यहाँ पे ये कहना क्या गलत होगा कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर आ चुकी थी? बिल्कुल सही बात है। और ईस्ट इंडिया कंपनी की जितनी भी एक्टिविटीज़ थी वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई एज अ कमर्शियल बॉडी। अब वो सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन के रह गई। तो ये कुछ 1833 चार्टर एक्ट के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे। क्वेश्चन हमेशा अगर आप देखोगे तो इसी पे पूछा जाता है। और अगर आपने सिर्फ इतनी चीज़ भी चार्टर एक्ट 1833 की याद रखी होती तो आपसे क्वेश्चन आसानी से बन जाता। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बात करते हैं 2012 के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द एक्ट प्रोवाइडेड इन द, और यहाँ पे अलग अलग एक्ट्स के नाम दिए हुए हैं। क्वेश्चन में वो बड़ी सिंपल सी बात पूछ रहा है कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये किस एक्ट से प्रभावित है। अब आप में से बात कौन नहीं जानता कि हमारा जो संविधान है वो हमने मेजॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। तो दोस्तों याद करो, जब हम लोगों ने पढ़ा था साइमन कमीशन के बारे में, फिर हमने पढ़ा था कम्युनल अवार्ड, पूना पैक्ट के बारे में, और फिर हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में डिस्कशन किया था। इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में हमने देखा था डायरकी सेंटर में आ जाती है, प्रोविंसेस से डायरकी हट जाती है और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन लोगों को दे दी जाती है। इसी के साथ हमने ये भी देखा था कि जो फ्रेंचाइज होती है कि कौन वोट डाल सकता है, अब 10% जनता तक इसको एक्सटेंड कर दिया जाता है। हमने ये भी देखा था कि ये जो एक्ट है ये एक बहुत ही लेंदी और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट था, जिसमें लगभग 320 सेक्शन थे और 10 स्केड्यूल थे, राइट। हमने देखा था ऑल इंडिया फेडरेशन इसमें बनाई जाती है, उसको स्टैब्लिश किया जाता है, और साथ ही साथ सेंटर और स्टेट के बीच में जो पावर का डिवीजन है उसे भी किया जाता है। यहाँ पे आपको फेडरल लिस्ट देखने को मिलती है, यहाँ पे आपको प्रोविंशियल लिस्ट देखने को मिलती है, और यहाँ पे आपको कॉन्करेंट लिस्ट देखने को मिलती है। और ये चीज़ समझी जा सकती है जब हमने देखा था कि रेसिडुअरी पावर जो है वो वॉइस रॉय को दे दी जाती है। तो अब आप मुझे चैट सेक्शन में नीचे कमेंट करके ये बताओगे
कि आज की तारीख में जो रेसिड्यूरी पावर है, मतलब कि जो किसी भी लिस्ट में नहीं आती, उस पे कानून बनाने की ताकत हमारे यहाँ पे किसके पास है, जो पहले वॉइस रॉय के पास थी। ठीक है। हालांकि ऐसा फेडरेशन कभी भी एग्जिस्टेंस में नहीं आया क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स ने इसको ज्वाइन नहीं किया था, ये भी हम जानते हैं। मगर यहाँ पे मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको एक एक लाइन भी इस चीज़ों की याद है, जैसे इतनी बात भी याद रह गई कि रेसिड्यूरी पावर वॉइस रॉय को दे दी गई थी, इसका मतलब पावर का जो डिवीजन है वो यहीं पे किया गया होगा। ये इसका लॉजिक है इस लाइन का। तो यहाँ पे मैंने जितनी भी छोटी छोटी लाइनें लिखी हैं बहुत ही कंसाइज फॉर्म में, उनका हर लाइन का एक मतलब है। तो इस तरीके से अगर आपने सिर्फ ये 4 से 5 लाइन भी पढ़ ली होती तो आपसे ये 2012 का क्वेश्चन बन जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे। अब देखो ये क्या क्वेश्चन बोल रहा है। ये हमको कुछ स्टेटमेंट्स देगा। पहला, एबॉलिशन ऑफ डायरकी इन द गवर्नर्स प्रोविंसेस। ये बोल रहा है प्रोविंसेस में से डायरकी को ख़त्म कर दिया। अभी हमने देखा था प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी मिल चुकी है। खैर, जो पावर है गवर्नर्स की टू वीटो लेजिस्लेटिव एक्शन एंड टू लेजिस्लेट ऑन देयर ओन, ये पावर गवर्नर को दे दी गई, देखेंगे। तीसरा बोलता है अबॉलिशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के प्रिंसिपल को अबॉलिश कर दिया गया। आइए देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को। तो यहाँ पे जब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को खोलते हैं तो हमें साफ तौर पे यहाँ लिखा हुआ दिखता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो है उसे तो एक्सटेंड कर दिया गया था। अब तो वुमेन, लेबर, बहुत सारे लोगों को इसके अंदर इंक्लूड कर लिया गया था। तो ये पॉइंट तो गलत ही हो गया कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। सोच के देखो। तो यहाँ पे जो अबॉलिशन है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का, ये तो गलत हो गया है ना, क्योंकि यहाँ पे अबॉलिश नहीं किया गया था। तो ये पॉइंट गलत हो गया। तो थर्ड ऑप्शन तो हमारा श्योर शॉट गलत है। इसी के साथ जो हमारा सेकंड पॉइंट है कि गवर्नर की पावर टू वीटो लेजिस्लेटिव एक्शन एंड टू लेजिस्लेट ऑन देयर ओन, क्या उनको ये चीज़ दी गई थी? जवाब है हाँ। यहाँ पे हम साफ तौर पे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। 2004 में पूछा गया है मॉन्टेक कैलफोर्ड रिपोर्ट जो है इट फॉर्म द बेसिस ऑफ। देखो इसका आंसर तो बच्चा बच्चा जानता है। ये बच्चा बच्चा जानता है कि मॉन्टेक जो नाम है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का था। लॉर्ड कैम्सफोर्ड जो है वो उस समय वॉइस रॉय ऑफ इंडिया हुआ करते थे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से ही हमें मॉन्टेक कैलफोर्ड रिपोर्ट का बेसिस देखने को मिलता है। ठीक है। तो यह आंसर हम लोग बहुत ईजी मानेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे। अगर आप देख पा रहे हो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे लगातार देखो कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे आप सबक लो और इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। खैर, 2005 का क्वेश्चन देखो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड फॉर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। पहला, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फेडरल कोर्ट। दूसरा, ऑल इंडिया फेडरेशन एट द सेंटर। अब अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो देखो, हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ अपने माइंड मैप पे रिलाय करना है। ऑल इंडिया फेडरेशन पूछ रहा है, हमने लिखा हुआ है, ये याद करना है हमको। फेडरल कोर्ट के बारे में पूछ रहा है, ये हमें याद करना है। ठीक है। तो अगर आपको इतनी चीज़ें भी याद रही हैं तो आपसे हर क्वेश्चन अपने आप ही बन जाएगा, है ना। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, फेडरल कोड, ऑल इंडिया फेडरेशन, ये हम यहाँ पे सारी चीज़ें देख चुके हैं। ऑल इंडिया फेडरेशन और ये सब। आपको मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि शॉर्ट नोट्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपकी प्रिपरेशन में। इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, बहुत अच्छे से हमें इसे प्रिपेयर करना है। 2010 का क्वेश्चन देखो, फिर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब ये बोल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आए थे। ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस किस चीज़ में हमें हमारे संविधान में देखने को मिलते हैं, या हमारे संविधान में हमने इसे कैसे इनकॉर्पोरेट किया। ये भी एक बहुत ही आसान सा आंसर है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जब हम डीपीएसपी पढ़ेंगे तब हम वहाँ पे इसको पढ़ेंगे। हालांकि अभी मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ कि डीपीएसपी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2019 का क्वेश्चन देखो। चार्टर एक्ट 1813 के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन पढ़ो। इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सेप्ट ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। दूसरा देखो क्या बोल रहा है। इट asserted द sovereignty ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय द
कंपनी। अगला पढ़ो, रेवेन्यूज ऑफ इंडिया वर नाउ कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, देखो ये जो पर्टिकुलर एक्ट है हमने इसको कहाँ पे पढ़ा था, और क्या अगर हमने उसे पढ़ा होता इस तरीके से तो हमसे क्वेश्चन बनता, हमें जवाब मिलेगा हाँ। देखते हैं। सबसे पहले याद करो कि हम लोगों ने 1793 का चार्टर एक्ट पढ़ा था, जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 साल का एक्सटेंशन मिल गया था। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद हम लोगों ने देखा था चार्टर एक्ट 1813। हमने साफ तौर पे पढ़ा था कि ट्रेड मोनोपोली ख़त्म नहीं होती है चाय की और चाइना के साथ, राइट। हमने ये भी देखा था कि कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली है उसे अबॉलिश कर दिया जाता है, इन दो चीज़ों को छोड़ के। हमने ये भी देखा था कि जो ब्रिटिश क्राउन है वो अपनी सॉवरेनिटी इंडियन टेरिटरी पे अपनी धाक जमा लेता है। क्रिश्चियन मिशनरीज को यहाँ पे वेस्टर्न एजुकेशन प्रमोट करने के लिए भेज दिया जाता है। इसी के साथ यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट की जो मैंने बात बताई वो भी हमने पढ़ी है। बस अगर इतनी बातें भी आपको याद रह पा रही हैं तो आपसे सारे सवाल अपने आप बनेंगे। तो साफ तौर पे हमने देखा ये सही है, हमने देखा ये भी सही है, और हमने ये भी देखा कि जो रेवेन्यू है इंडिया का ये ब्रिटिश पार्लियामेंट कंट्रोल नहीं कर रही है, बल्कि यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को बोल दिया गया था कि टेरिटोरियल और कमर्शियल अकाउंट आपको अलग से मेंटेन करना है। वैसे ये चीज़ आप इसलिए भी देख सकते हो कि 1833 में यहाँ पे पूरी तरीके से ख़त्म हुआ था, राइट। तो ये दो तरीके हैं जहाँ पे आप इसके आंसर तक खुद ब खुद पहुँच सकते थे। अगेन अगर आप इन शॉर्ट नोट्स को बहुत अच्छे से रिवाइज करोगे अगेन एंड अगेन तो आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे, ये आप देख सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 2018, इन द फेडरेशन इस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो रेस्टिट्यूटरी पावर है वो किसको दी गई। फिर से एक बार देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे क्वेश्चन पूछा है, रेस्टिट्यूटरी पावर किसको दी, देख लेते हैं। रेस्टिट्यूटरी पावर रेस्ट विथ वॉइसरॉय। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 2017 में पूछा हुआ है। ये बोल रहा है इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री जो प्रिंसिपल है डायरकी का, इट रेफर्स टू। डायरकी का मतलब क्या होता है, बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमने ऊपर भी देखा था अभी। इट इज़ द डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स विच इज़ डेलीगेटेड टू द प्रोविंसेस इनटू टू कैटेगरीज, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड, राइट। और यही चीज़ जब हम मॉरलेमेंटो रिफॉर्म के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पे आए थे, इसमें हमने देखा था प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स इनटू टू, इसी को कहा गया डायरकी। इसीलिए इतने शॉर्ट में आप लोगों के लिए नोट्स बनाए गए हैं कि आप इनको अगर बार बार रिवाइज करोगे तो क्वेश्चन खुद ब खुद सामने आके बोलेगा कि मुझे टिक कर दो। खैर चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर से देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि इस एक्ट ने क्या चीज़ बोली थी, सेपरेशन पावर, जुडिशियल लेजिस्लेचर, ये हमने कहीं नहीं देखा। जुरिस्डिक्शन ऑफ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट देखते हैं, पावर क्या होगी, सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया और वॉइसरॉय की, ये तो पूरा ही गलत है। अब यहाँ पे हम देखते हैं सेंट्रल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन। तो यहाँ पे साफ तौर पे दिख रहा है कि सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को जब यहाँ पे अलग करा जा रहा है तो यहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल ठीक है कि डिस्टिंक्शन जो है वो इनके सब्जेक्ट्स में हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कि जुरिस्डिक्शन में। तो जुरिस्डिक्शन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जवाब है हाँ। ठीक है, चलो एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जवाब है जवाहरलाल नेहरू। फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगला, मॉन्टेक कैलफोर्ड प्रपोजल जो है ये किससे रिलेटेड है, अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से है। किसने ये भी पढ़ा है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आता है मॉन्टेक कैलफोर्ड प्रपोजल, तो वो इस क्वेश्चन को मार्क कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे है, 2000 में पूछा हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में पूछ रहा है डायरकी जो है क्या ये सेंटर में आ गई एज वेल इन द प्रोविंसेस, मगर उसने यहाँ पे नॉट लगाया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या फीचर इनमें से नहीं था, आइए एक बार देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में डायरकी आती है सेंटर में, मगर प्रोविंसेस के पास ऑटोनॉमी आ जाती है। और यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, डायरकी जो है वो सेंटर में और प्रोविंसेस दोनों में आ जाती है, गलत, सिर्फ सेंटर में आती है। ठीक है, तो अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो आपसे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। फिर देखो 2013 का क्वेश्चन,
इंडियन हिस्ट्री को देखें तो मेंबर्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के फ्रॉम द प्रोविंसेस वर, पहला डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दिस प्रोविंसेस, नॉमिनेटेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, ये तो हो ही नहीं सकता। तीसरा है इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, ये जब हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में पढ़ेंगे वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, मगर अभी इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली होगा। इसके बाद अगर आप 2014 का क्वेश्चन देखोगे, 2020 का क्वेश्चन देखोगे और 2021 का, तीनों में एक जैसे क्वेश्चन पूछा है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब अभी भी नहीं आता, इट इज़ अबाउट लिमिटिंग द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं स्टेट्स पे ताकि इंडिविजुअल लिबर्टी जो है वो बचाई जा सके। ये चीज़, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको आता है तो ये तीनों क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ठीक है, देखो यूपीएससी आपको हर बार हिंट देता है कि मैं पूछ रहा हूँ वही पढ़ के आओ बार बार। खैर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2012 में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। फिर से 1919 का पूछ रहा है। ये बोल रहा है डायरकी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंसेस। फिर बोल रहा है सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। ये तो शायद पार्लियामेंट्री रिफॉर्म था, राइट? हमने पढ़ा है क्या इसको? चलो देखते हैं, मुझे भी याद नहीं है। ये क्या पढ़ रहा है, देखो, मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट, और ये कौन किस में आया है? पार्लियामेंट्री रिफॉर्म में आया है, तो ये तो गलत हो जाएगा। समझ रहे हो आप बात को? बेसिक्स क्लियर होने चाहिए एकदम से। अगर चीज़ को पकड़ पा रहे हो तो आप जीत गए। ठीक है, तो ये तो गया। इसके बाद डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंसेस, 1919 का बोल रहा है ना? हमने पढ़ा था। डायर की इंट्रोड्यूस हुई, हमने पढ़ा था, हाँ या ना? चलो देख लेते हैं फिर से एक बार। जब हम 1919 पे आते हैं तो हमें क्या दिखता है? देखो, हमें दिखता है डायर की इंट्रोड्यूस होती हुई। ठीक है, और अगर हमें ये सारी चीज़ें दिख रही हैं तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। तो हर चीज़ हमें हमारे शॉर्ट नोट्स में लिखी हुई दिख रही है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बोल रहा है कि वॉइसरॉय की अथॉरिटी एग्जीक्यूटिव काउंसिल पे कब बढ़ गई और पोर्टफोलियो सिस्टम कब आया? जवाब है 1861 में। कैसे? देखो, ये हम सब ने पढ़ा है कि ग्रेट रिवोल्ट 1857 के बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसे लगा कि इंडियंस का कोऑपरेशन ज़रूरी है। हमने पढ़ते टाइम ये भी पढ़ा था कि यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन इंडियंस को एसोसिएट करके इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस बनाने की कोशिश की गई। यहाँ पे वॉइसरॉय जो है वो नॉमिनेट करते थे कुछ इंडियंस को एज नॉन ऑफिशियल मेंबर, और किन को करते थे? अपने करीबी लोगों को। जैसे बनारस के राजा को कर दिया, पटियाला के राजा महाराजा को कर दिया, सर दिनकर राव को कर दिया, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस को वापस से रिस्टोर किया गया और वापस से लेजिस्लेटिव पावर बॉम्बे और मद्रास, जिनसे पहले छीन ली थी उन प्रेसिडेंसीज से, उनको दी गई। इसी के साथ यहाँ पे जो पोर्टफोलियो सिस्टम है उसको भी इंट्रोड्यूस किया गया बाय द लॉर्ड कैनिंग इन 1859। तो लॉर्ड कैनिंग के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि किसने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। यहाँ तक कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस 1861 के एक्ट ने ऑर्डिनेंस, जो आज भी हमारे प्रेसिडेंट इशू करते हैं, इसको एम्पावर किया था। किसको? वॉइसरॉय को, इस एक्ट के थ्रू कि ऑर्डिनेंस को इशू कर सकता है ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। ठीक है, तो ये सारी बातें एकदम बेसिक्स हैं, फैक्चुअल हैं, ये हमको पता होना चाहिए। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2010 में पूछा है साइमन कमीशन पे। ये बोलता है कि साइमन कमीशन की रिकमेंडेशन इनमें से कौन कौन सी करेक्ट है? इट रिकमेंडेड द रिप्लेसमेंट ऑफ डायरकी विथ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस। क्या हमने साइमन कमीशन के बारे में पढ़ा है? हम देखेंगे, हाँ हमने पढ़ा है। हमने 1909 1919 जब पढ़ा था, इसके बाद हमने साइमन कमीशन भी पढ़ा था। यहाँ पे हमने देखा था इसने कुछ रिकमेंडेशन दी थी कि सेपरेट इलेक्टोरेट को कंटिन्यू रखो, डायरकी को अबॉलिश कर दो, राइट? और क्वेश्चन में शायद हमसे वो यही चीज़ पूछ रहा है। वो बोल रहा है डायरकी को रिप्लेस कर दो विथ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस। ठीक है, तो ये बात वो बोल रहा है। हालांकि ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको बाकी के जो पॉइंट्स हैं वो कंफ्यूज कर सकते हैं, बट अगेन ये जो क्वेश्चन है ये फ्रीडम स्ट्रगल
या इंडियन नेशनल मूवमेंट से ज़्यादा इंस्पायर्ड है। खैर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2006 चार्टर इंडिया एक्ट 1853 अबॉलिश ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ऑफ इंडियन ट्रेड। देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है उसने अबॉलिश कर दिया था रूल ईस्ट इंडिया कंपनी का एंड अंडरटुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रूलिंग इंडिया डायरेक्टली। तो कहने का मतलब है 1853 या 1858 में से एक ही सही होगा, है ना। ये भी बोल रहा है मोनोपोली ख़त्म कर दी, ये भी बोल रहा है। तो आइए चल के देख लेते हैं 1853 और 1858 दोनों ही एक्ट को। तो यहाँ पे हम लोग जब 1858 के एक्ट को देखते हैं तो हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर दिया 1858 में देख रहे हैं हम, ठीक है, न कि 1853 में। तो साफ तौर पे दिख रहा है दोनों में से एक सही होना चाहिए था। हमने 1858 में ये चीज़ पढ़ी है कि अबॉलिश किया, तो आंसर वुड बी 2 ओनली, ठीक है। चलो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है ये भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का है, इसे हम बाद में सॉल्व करेंगे। बात करते हैं 2003 के क्वेश्चन पे जो बात कर रहा है चार्टर एक्ट 1833 पे। ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा प्रोविज़न सही नहीं है या नहीं बनाया गया था चार्टर एक्ट 1833 में। ये बात करता है ट्रेडिंग एक्टिविटी जो कि अबॉलिश कर दी गई थी, डेजिग्नेशन ऑफ सुप्रीम अथॉरिटी जो कि चेंज हो चुकी थी अब और बन चुकी थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड काउंसिल। तीसरा बोल रहा है सारी लॉ मेकिंग पावर्स जो है वो कन्फर्ट कर दी गई थी गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास में। और आखिरी बोल रहा है कि एक इंडियन जो है इट वाज टू बी अपॉइंटेड एज अ लॉ मेंबर इन द गवर्नर जनरल्स काउंसिल। तो दोस्तों चार्टर एक्ट 1833 जिसे सेंट हेलेना एक्ट भी कहते हैं, है ना, तो यहाँ पे ये पहली स्टेप मानी जाती है टूवर्ड सेंट्रलाइजेशन ब्रिटिश इंडिया। हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वो बन जाते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ट्रेडिंग एक्टिविटी जो है उसको अबॉलिश कर दिया जाता है, प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रह जाती है, ये हम देख चुके हैं। मगर यहाँ पे जब हम पार्लियामेंटो रिफॉर्म को पढ़ रहे थे यहाँ हमने देखा था कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक लॉ मेंबर को चुना जाएगा। तो ये तो 1909 की बात है और वो हमसे क्वेश्चन कहाँ पूछने की कोशिश कर रहा है, चार्टर एक्ट 1833 में, समझ रहे हो। तो ये जो पॉइंट है एन इंडियन वॉज टू बी अपॉइंटेड एज अ लॉ मेंबर इन द गवर्नर जनरल काउंसिल, ये तो 1909 का है और बाकी चीज़ें इसमें हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि इसका प्रोविज़न है ही नहीं, सिंपल, ठीक है। चलो फिर बात करते हैं 2002 के क्वेश्चन पे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर जिन्होंने ड्राफ्ट किया हमारे संविधान को, है ना, अगेन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे क्वेश्चन है। आंसर है इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द वेरियस प्रोविंसेस। इसको भी हम बाद में देखेंगे। एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको याद रखना आज के बाद। मोस्ट शॉर्ट लिव्ड ऑफ ऑल द ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट वाज द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, मतलब कि मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म है, ठीक है, सबसे कम अवधि तक रहने वाला। और आखिरी में ये है एक मैच द कॉलम। अभी तक तो आप समझ ही चुके होंगे चार्टर एक्ट 1830 से कंपनी की ट्रेड मोनोपोली एंड की गई। 1858 से जो पावर है गवर्न करने की वो ट्रांसफ़र हो गई फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। पिट्स इंडिया एक्ट जो है उसने एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल को सेटअप किया था इन ब्रिटेन टू फुल्ली रेगुलेट द ईस्ट इंडिया। और ये चीज़ हमने कहाँ पढ़ी थी, जब हम पिट्स इंडिया एक्ट को पढ़ रहे थे 1784। याद करो ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरीज जो हैं ब्रिटिश क्राउन अपने पोजीशन में ले लेता है, डबल इंजन की सरकार बन जाती है, कमर्शियल, पॉलिटिकल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये सब। तो अगर आपने शॉर्ट नोट्स को बार बार रिवाइज़ किया तो ये मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ कि जैसे प्रीवियस ईयर सिविल सर्विसेज के सारे क्वेश्चन आपसे बने और आगे भी हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे वो भी आपसे बनेंगे। आगे भी हम ऐसे ही टॉपिक्स को डिस्कस करते रहेंगे, इंडिविजुअल सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेंगे। इसकी पीडीएफ को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो यू कैन क्लिक द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। बट फॉर नाउ दिस इज इट फ्रॉम माई साइड फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। इंडियन कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए बुद्धि IAS एकेडमी को और करें अपने UPSC and PCS का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।